हेलो दोस्तों, मैं रवि। आज आपके इस लेक्चर सीरीज में हम बात करने वाले हैं भारत में अरबी आक्रमण के बारे में, अरब इन्वेजन इन इंडिया। तो हमने इसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, मेडिएवल हिस्ट्री के लेक्चर में हमने इस्लाम धर्म के स्थापना के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की और कैसे कैसे इस्लाम धर्म को फैलाया। इस तरह से हमने उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने मिडावल हिस्ट्री के दूसरे क्रम में भारत में अरबी आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो आक्रमण किया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। और मोहम्मद बिन कासिम से पहले भी आक्रमण जो आप लोग नहीं जानते होंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। और उसके बाद जब हमारा मोहम्मद बिन कासिम का अरबी आक्रमण खत्म होगा तब हम पढ़ेंगे तुर्कों के आक्रमण के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले भारत में अरबी आक्रमण के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में इसके देखें कि इसके क्या कारण थे आक्रमण करने का, क्या प्रभाव था, क्यों सक्सेसफुल हुआ, ये सब सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और ये आपके जो भी एग्जाम जिनमें जीके पूछा जाता है उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, बिहार एसआई, कोई भी स्टेट का पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा से आपको मैं इसमें बताऊंगा कि आप उसमें आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ओके, साथ में फैक्ट भी बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, देख लीजिए। तो हमने पढ़ा कि जैसे कि पूरा इस्लाम धर्म का प्रसार प्रचार हो रहा था, हर जगह हो रहा था। तो हमने देखा था कि किस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा था। तो उसी तरह से प्रचार करने का भी बात करेंगे तो अरबी आक्रमण की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि इसका मेन मकसद था प्रचार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। किसी का मकसद है कि नहीं, इसने धर्म, भारत की तरफ जो धर्म था उसका लूटना। कई तत्कालीन कारण भी थे कि जैसे कि मैं बताऊंगा कि क्यों आक्रमण आखिरकार हुआ था, क्या योजनाएं बनी कि आक्रमण किया जाए भारत के ऊपर, सिंध के ऊपर। उस सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। ओके, तो जब हम पढ़ते हैं अरबी आक्रमण, देखिए अरबी आक्रमण जब हम पढ़ते हैं, जब सब कुछ आपको नोट डाउन करना है, अरबी आक्रमण, तो हम दो टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम से पहले हुआ है जो, और एक मोहम्मद बिन कासिम के बारे में डिटेल में तो पढ़ेंगे ही। ओके, तो देखिए हम ज्यादातर पढ़ते हैं कि भारत में सबसे पहली बार अरबी आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 में हुआ। ये बात सही है और हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं। लेकिन जब वहां पर केवल अगर ऐसा रहे कथन और कारण, जैसे कि आपको आता है बनाने के लिए कि क्या भारत में प्रथम आक्रमण करने वाले अरबी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया, इससे पहले नहीं हुआ। तो देखिए उससे पहले आक्रमण हुआ है, उसकी बात करेंगे तो हम उसको लिखेंगे पूर्व, इधर लिखेंगे हम मोहम्मद बिन कासिम। ओके, देख लीजिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हमें लिख दिया मोहम्मद बिन कासिम, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, शॉर्ट नहीं सॉरी इंग्लिश में, मोहम्मद बिन कासिम क्यू से लिखा था, ठीक है, कहीं कहीं के रहता, कोई दिक्कत नहीं, कहीं शॉर्ट में लोग याद करते हैं एम बी के, तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पूर्व देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम से आक्रमण करने के पूर्व, इट मीन ये हो गया कि 712 एडी, ये ध्यान रखें बीसी मत याद किया, ठीक है, एडी से पहले। ओके, तो हम पूर्व की अगर बात करते हैं तो पहले हम देखते हैं 634 एडी की बात करते हैं। ये डेट ही आपको याद रखना, ज्यादा नहीं, और जरूरी भी नहीं है पूरा 100% कि आपको याद ही रखने हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आपको याद ही रखने हैं। तो मैं यहाँ पे हट जाता हूँ क्योंकि इधर साइड में मैं लिखूंगा तो पता नहीं चलेगा आपको, तो मैं इधर से हट जाता हूँ। अब उसको मैं आपको लिखता हूँ, देखिए तो पहले लिखूंगा 634 एडी। ओके, तो 634 एडी में देखिए उसमें खलीफा कौन थे, उमर खलीफा, ठीक है, उमर खलीफा। तो राइटिंग सही नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं। उमर खलीफा के समय हुआ था। तो उमर खलीफा के समय मैंने बताया था भी कि उमर खलीफा के समय जलमार्ग के रास्ते थाने पर आक्रमण हुआ। थाने कहाँ है भाई, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो जलमार्ग, उमर खलीफा के समय जल मार्ग से थाने के नजदीक आक्रमण, थाने के नजदीक। देखिए हम ज्यादातर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में क्यों पढ़ते हैं बताइए, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ज्यादातर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था सक्सेसफुल था। उसके पहले जितने भी आक्रमण हुए भारत पे वो सारे, कहने का मतलब अनसक्सेसफुल थे।
तो इसको बारे में उतना नहीं पढ़ते हैं, उतना बारे में नहीं जानते, लेकिन सबसे सफल आक्रमण की बात करेगा तो मोहम्मद बिन कासिम का होगा। ओके, उमर खलीफा के समय, जलमार के समय थाने पर आक्रमण हुआ। ठीक है, थाने कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, 10 साल बाद की बात करें, 644 एडी में बात करेंगे। ओके, तो 644 एडी में उसमें खलीफा आया तो उस्मान खलीफा, उस्मान खलीफा। ओके, तो जब उस्मान खलीफा आए तो उस समय देखिए, उस समय सिस्तान पे विजय, उस्मान खलीफा के समय सिस्तान, ठीक है, सिस्तान अब हालांकि भारत पे नहीं था, भारत के एरिया में नहीं था, लेकिन सिस्तान की विजय हुई थी और मकरान तक पहुंच गए थे। ठीक है, उसमें मकरान की अगर बात करते हैं, मकरान और सिंध की बात करते हैं, तो भारत के ही अरबी तो हम बोल सकते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप में थे, क्योंकि इंडिया को क्या बोला? सब कॉन्टिनेंट बोला जाता था। पहले इंडिया को सब कॉन्टिनेंट बोला था, क्योंकि इंडिया बहुत ही बड़ा था। इंडिया का एरिया एक तरह से समझिए कि वो महाद्वीप महाद्वीप की तरह था, इसलिए भारतीय उप महाद्वीप बोला जाता था। तो हम बात करेंगे विजय, सिस्तान तक विजय हुआ था और मकरान और सिंध तक पहुंच गया था। देखिए, मकरान और सिंध तक पहुंचा। सिंध जो अभी पाकिस्तान में है, लेकिन पहले कहाँ था भाई? भारत के एरिया में। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, अगर इसको मैप अगर बनाते हैं, इधर मैं थोड़ा सा मैप बनाता हूँ आप लोगों को, उतना अच्छा तो मैं इधर मैप अभी नहीं बना पाऊंगा, लेकिन आपको बस समझना है। ठीक है, आपको बस समझना है कि मैं आखिरकार क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये समझ लीजिए। ठीक है, देख लीजिए, ये हमारा गुजरात का एरिया है। ओके, ये पाकिस्तान का एरिया था, पहले भारत में है। ठीक है, तो ये देखिए, ये देख रहे हैं आप? ओके, देख लीजिए, आप समझिए, ध्यान से समझिएगा, इस चीज को ध्यान से समझना आपको कि यहाँ पे था इराक, ये पूरा इराक था। ठीक है, ये इराक है। ओके, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये था हमारा सिंध प्रांत, इसके बगल में था मकरान। ठीक है, सिंध प्रांत, मकरान प्रांत, और उसके बगल में हम बात करेंगे तो सिस्तान था, जो कि ईरान में था। ठीक है, अभी हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये क्या है भाई? सिस्तान है, ये ईरान है, और ये क्या है? इराक है। ये ईरान है, ये इराक है। तो ईरान में ही था सिस्तान। तो यहाँ तक अरब अरब लोग जीत गया था, यहाँ तक अरब लोग जीत गया था। उस्मान खलीफा, जो आप बात करें, जो खलीफा बैठता था इजिप्ट में, मिस्र में बैठता था, इधर बात करेंगे अफ्रीका में, मिस्र वहां बैठता था। मैं आगे हम मैप में देखेंगे तो यहाँ तक पहुंच गया था, यहाँ तक पहुंच गया था। और यहाँ तक, जैसे कि अपना धर्म प्रचार करना था उन लोगों का, मेन मकसद धर्म प्रचार करना था, लूटपाट करना था। तीन लोग बढ़ रहे थे, यहाँ तक सिस्तान तक जीत गया। लेकिन यहाँ जब आगे बढ़ने लगे मकरान और ये सिंध, मकरान और ये सिंध, तो पता चला कि जो मकरान है, जब उनको पता चला कि जो मकरान और सिंध है, उधर लुटेरे रहते हैं, डाकू लुटेरे रहते हैं, बहुत ज्यादा साहसी हैं, बहुत ज्यादा नीडर है लुटेरे। वो आपको लूट लेंगे, जो भी आप चीजें रहेंगे उनको आपको लूट लेगा। साथ में वहां पर पानी की कमी है, फल की कमी है इस एरिया में। तो लोग देखा कह रहे हम जाएंगे लूटने, और वहां पे लुटेरे हैं तो साला हमको उल्टा लूट लेगा। ठीक है, जो भी चीजें तो हमको सारा पूरा लूट लेगा, सारा चीज लूट लिया जाएगा, और साथ में पानी भी नहीं है, वहां पे फल भी नहीं है, तो कैसे रहेंगे? तो उन्होंने क्या, डर के मारे यहाँ से वापस लौट गए, सिस्तान से ही वापस लौट गया, इसको जीत के। आगे मकरान और विजय के पास, मकरान और सिंध के पास जाने का हिम्मत नहीं हुआ। ये 644 एडी की बात कर रहे हैं। ओके, 712 से पहले सबकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 659 एडी। ओके, 659 एडी। तो 659 एडी की बात करेंगे तो अल हरीसी, देखिए अल हरीसी के नेतृत्व में, देखिए अल हेरेसी था, उन्होंने भी आक्रमण किया इंडिया पे, उन्होंने भी इंडिया की ओर चला। ठीक है, नेतृत्व गलती में लिख दिया। ओके, तो वो भी इंडिया की तरफ बढ़े, मतलब भारत की तरफ बढ़े, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई। ये मतलब कहने का मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ। कुल मिला के बात करिएगा तो ये एक भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा अभी। ठीक है, 659 एडी पहुंच गए हम, 665 एडी देख रहे हैं। डेट आपको एक क्रम में याद रख लीजिएगा, 34, 44, 59, 65। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। तो अल मुहल्लब, अल मुहल्लब, ओके, तो अल मुहल्लब थे, इनके नेतृत्व में हुआ आक्रमण भारत के ऊपर, लेकिन ये भी अनसक्सेसफुल हुआ, इसका ही मृत्यु हो गया भाई। अब देखिए, एक बहुत बड़ा जो 705 की बात करेंगे, अब जब हम नजदीक आ रहे हैं, तो 705 एडी में भाई क्या हुआ कि एक नाम था उसका, देखिए नाम थोड़ा कठिन है, इब्न अल हरी, हरी बहित। ये सारा नाम देख लीजिए, मुस्लिम नाम है, थोड़ा कठिन होगा, और उद अरब का तरफ का नाम है, तो आपको थोड़ा परेशानी होगा, लेकिन याद करना है। ठीक है, सब कुछ कोई बात नहीं। आप अगर इस सब पॉइंट को अगर लिख देते हैं कि अरबी आक्रमण में, पूर्व भी अरबी आक्रमण हुआ, तो जो भी आपका कॉपी चेक करने वाला होगा वो आपको कुछ ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, में कुछ आपको एक्स्ट्रा ज्ञान होना चाहिए। हर टॉपिक सब जानते हैं 712 में आक्रमण हुआ, वैसे पहले वाला आप पढ़िए ना, बहुत कम लोग जानते हैं। ओके,
तो इब्न अल हरीबहित के नेतृत्व में मकरान का विजय हुआ, मकरान तक जीत गया, इस मकरान के एरिया को जीत गया। ओके, अब देखिए मकरान तक पहुंच गया। अब आगे देखेंगे जब मोहम्मद बिन कासिम आते हैं ना, तो मोहम्मद बिन जब कासिम आते हैं भाई, तो यही मकरान वाला सपोर्ट करता है, तब और जीतने में आसान हो, यहाँ तक कि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं आगे, और आगे हम तब तक हम आ जाते हैं यहाँ तक। आप लोग अगर देख लियो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम आएंगे आगे, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे 705 तो हमारा हो गया। 705 के बाद हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण क्यों किया और किस तरह से सिलसिले हुई आक्रमण का, उस सारे चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, और यहाँ पर हम थोड़ा सा एक मैप डाउनलोड करते हैं, ठीक है। मैप आप डालते हैं तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, ये मैप उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये आप मैप को समझिए, समझने लायक है, आपको समझना है, अच्छा रहना चाहे चाहे ना रहे, ठीक है। समझ रहे? मैप आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा, तो इस मैप को उधर कर देता हूँ साइड में, अच्छा रहेगा। चलिए अब देख लीजिए, तो ये हमारा इजिप्ट है, यहाँ बैठता था खलीफा भैया, खलीफा जो कि मुस्लिमों का हेड था, इस्लाम धर्म का हेड था खलीफा। तो ये खलीफा बैठता था मिस्र में, जिसको आज इजिप्ट बोलते हैं, ठीक है। मिस्र में ही हम बात करेंगे, नील नदी यहीं से बहती है, और इसको बोलते हैं नील नदी का देन। और नील नदी निकलती है विक्टोरिया से। अगर विक्टोरिया जलप्रपात की बात करेंगे तो यहाँ पे इथोपिया देख रहे हैं, उसके नीचे अगर आप आइएगा तो केनिया, युगांडा और तंजानिया के पास में विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। ये आपका ज्योग्राफी का टर्म है। चलिए हटाइए, ऊपर में हमारा भूमध्य सागर है, ये हमारा लाल सागर है, और ये भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है स्वेज नहर, जो यहाँ पे काट के बनाया गया, ठीक है। ये इतना जी के आपको बहुत मैंने दे दिया। ओके, अब चलिए, ये सऊदी अरबिया, इसको पूरा अरब प्रायद्वीप बोलते हैं, ठीक है। ये सऊदी अरबिया, और ये अमान यमन सब मिलाकर बोलते हैं अरब प्रायद्वीप, यूएई, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आगे चलता हूँ। ये पर्शियन की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी बोलते हैं, इंग्लिश में पर्शियन गल्फ बोलते हैं। ये ईरान है, ये इराक है। ओके, बात क्या हो भाई कि देखिए यहाँ पर कुछ एक समय की बात है कि मिस्र से बात करेंगे तो देखिए सामान ज्यादा था। तो इधर जो श्रीलंका है ना, इधर श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका के पास कुछ एरिया था, इधर से खलीफा के लिए जा रहा था सामान, खलीफा जो कि बैठता था उसके लिए कुछ गिफ्ट जा रहा था। ओके, ये जा रहा था इस रास्ते से होके, इस रास्ते से होते हुए, देखिए आप ये समझ लीजिए रास्ता है, इस रास्ते से हो रहे थे, ये इजिप्ट जा रहा था। ओके, ऐसे जाता था, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, यहाँ पर एक देखिए, ये जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे पहले पूरा इंडिया था, ये तो पाकिस्तान हटाइए, पाकिस्तान तो था नहीं, पाकिस्तान तो अब हो गया है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या था भाई, सिंध था। क्या था भाई, सिंध। यहाँ क्या था भाई, मकरान। ओके, ये क्या था, सिस्तान, इसमें लिए सिंध था। तो सिंध के क्षेत्र में एक बंदरगाह था, देवल बंदरगाह। क्या था नाम था भाई, देवल बंदरगाह। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर एक बंदरगाह था, उसका नाम था देवल, देवल सब लिखना, आपको सब कुछ बनाना। तो देवल बंदरगाह था। तो जब जा रहा था तो यहाँ पे लुटेरे रहते थे, यहाँ पे लुटेरे रहते, लुटेरों का अगर बात करेंगे, डाकू लुटेरों का बात करेंगे, डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। 8 अरबी जहाज जा रहा था, 8 अरबी नाव की बात करेंगे उस समय, क्या जहाज की बात करेंगे, जो भी उसमें चलता था वो जा रहा था। तो 8 था, उस पे सामान था, खलीफा के लिए गिफ्ट था, कुछ महिलाएं भी थी जिनका शादी करवाना था। ऐसा बोला जाता है कि कुछ महिलाएं थी, वो शादीशुदा नहीं थी, उनका खलीफा के द्वारा शादी करना था, ठीक है। तो इस तरह से चीजें थी। और डाकुओं में अगर बात करेंगे तो जो डाकुआ था, उनका डाकुओं का एक, हम गिरोह की बात करें तो मेड गिरोह था, मेड, ठीक है। अब ये सब कहिएगा आपको कैसे याद है, तो ये सब सारे इतिहास में लिखा गया है, उस तरह से चीजों को हम लोग को यहाँ पे संगार जाट, ठीक है, ये नाम देख लीजिए। तो ये 4 तरह के डाकुए थे, ये 4, ये जो आप बात करेंगे, ये जैसे कि उस समय जो हमारा चलता था कबीलाई, ठीक है। तो ये 4 कबीले थे, और ये 4 डाकू कबीले थे, इन्होंने इस देवल को लूट लिया, देवल बंदरगाह पे इस जहाजों को लूट लिया, ठीक है। अब देखिए, जो ये तो खलीफा हेड है, तो जब खलीफा हेड है भैया, तो इराक में गवर्नर, इराक का गवर्नर था, उसका नाम था अल हजाज। देखो खलीफा मेन था बैठा हुआ, अब वो सबको ऑर्डर देता था। तो यहाँ पर एक गवर्नर था, यहाँ के इराक का गवर्नर था, उसका नाम था अल हजाज। क्या नाम था भाई, अल हजाज। तो अल हजाज ने बोला, देखिए यहाँ पे जो सिंध के राजा थे दाहिर, उसमें राजा कौन थे सिंध के भाई, दाहिर, उनका नाम था दाहिर, हिंदू राजा था। तो दाहिर को बोला, देखिए हमारा जहाज लूटा गया है, तो आप ऐसा करिए, जो भी लूटा गया सामान है उसको वापस कर दीजिए, ठीक है, ये और जहाज को वापस, वो खलीफा के लिए था। तो दाहिर ने साफ मना कर दिया कि ये डाकुओं, जो ये डाकू है, हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में नहीं है, अतः मैं आपको वापस नहीं कर सकता। अब देखिए, गवर्नर
जो अल हजाज था, इसको लगा बुरा, इसको लग गया भैया बुरा, इसको लगा कि ये लौटा नहीं रहा है। अब अब क्या हुआ कि इसने मन में ठान लिया कि अब तो हम सिंध पे आक्रमण करेंगे और लूटेंगे, सिंध पे आक्रमण करेंगे और लूटेंगे। देखिए यही पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, ये डाकू नहीं लुटता, ये सिंध पे आक्रमण नहीं होता भैया, और आज हमारा बात करेंगे तो अरब का आक्रमण नहीं होता। लेकिन बात ये था भाई कि सिंध पे आक्रमण करने का ठान लिया, और इसने यहाँ के जो खलीफा थे, इजिप्ट में जो खलीफा बैठे थे, उनका नाम था वाहिद। क्या नाम था भैया? वाहिद, वाहिद, वाजिद। नाम याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें उतना नहीं है। तो वाहिद और वाजिद था इनका नाम। तो इन्हों से परमिशन ले लिया अल हजाज ने, और परमिशन भी मिल गया भाई कि जाओ आक्रमण करो सिंध पे। ओके, सिंध था दाहिर के अंदर में, सिंध के अंदर बहुत सारे एरिया थे। तो पहले अल हजाज ने दो तरह से भेजा, एक स्थल मार्ग से भेजा भैया आक्रमण करने के लिए, एक जल मार्ग से भेजा। देख लीजिए, दो तरह से आक्रमण करना है, एक स्थल मार्ग से, एक जल मार्ग से आक्रमण करना। अब देखिए, तो बात करेंगे, ये सवाल आता है कि स्थल मार्ग, अल हजाज द्वारा स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों द्वारा आक्रमण किया गया। ओके, दोनों द्वारा आक्रमण किया गया भाई। और बात करेंगे, इसको हम अलग कलर से लिखते हैं कि जो आक्रमण स्थल मार्ग से जो आक्रमण किया उसका नाम था अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, ठीक है। स्थल मार्ग से आक्रमण करने का नाम था अब्दुल्ला, इसका नाम था बुदैल, और कहीं कहीं वर्दुल नाम मिलता है, ठीक है, वर्दुल, ठीक है, वर्दुल। ओके, देखिए ये कब किया था भाई आक्रमण? 711 एडी में। ये ध्यान रखिए, 711, एक साल, अभी हमारे मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण करने के एक साल पहले यह आक्रमण हुआ। लेकिन ये आक्रमण सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल नहीं होता है, उसके बाद अल हजाज का ही दामाद भी था और वो भतीजा भी था, दोनों, ठीक है। अपनी बेटी का शादी करवाया था अपने भतीजा से, तो दामाद भी हुआ भैया और भतीजा भी हुआ, और इसका नाम था भाई मोहम्मद बिन कासिम, और इसके द्वारा आक्रमण करवाया गया। ये बहुत ही यंग ब्लड था, इसके पास बहुत ही ज्यादा साहस भरा हुआ था। ये मात्र 17 साल का उम्र था इसके पास, ज्यादा इसका बहुत ही उसमें चर्चा में था। इसके द्वारा आक्रमण करवाया गया, और देखेंगे हम कि कैसे इस आक्रमण के द्वारा ये पूरे सिंध को जीतता है। सिंध के साथ बहुत सारे मकरान उकरान सारे एरिया को जीतता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आइए हम इसको देखते हैं। पहले पढ़ेंगे हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद हम देखेंगे आक्रमण करता है कौन कौन से हमारे सिंध के अंदर कौन कौन से एरिया पे ये अपना कब्जा जमाता है। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं इसको। देखिए, तो इसको देखने से पहले हम पहले मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम चर्चा करते हैं। ओके, आइए मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद थोड़ा पढ़ते हैं। ओके, मोहम्मद, अब देखिए सबके माता पिता के बारे में तो पढ़ना नहीं है, ये तो एग्जाम में आएगा नहीं किसके माता पिता कौन थे इसके, ठीक है। तो जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है भैया उसको पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन कासिम की बात करेंगे, 17 वर्ष का था उस समय जिसमें आक्रमण किया था। 17 वर्ष मात्र, सोच लीजिए 17 वर्ष की उम्र का ये लड़का, और इसने सिंध को जीता। सोच लीजिए, हिम्मत देख लीजिए। और ये पहला बात कि अल हजाज का दामाद था और भतीजा था। अल हजाज का दामाद और भतीजा। ओके, कोई बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जब आया अपना विशाल सेना के साथ, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम का इंग्लिश लिख लीजिएगा भाई, MBK या MBQ। ओके, ये शॉर्ट करने के लिए, शॉर्ट में आपको याद करने के लिए अच्छा रहेगा। ओके, चलिए, तो इसके पहले स्थल मार्ग से जल मार्ग से आक्रमण हो चुका है। ओके, तो आक्रमण हो चुका है लेकिन सक्सेसफुल वो भी नहीं हुआ, तो उसको भी हम काउंट नहीं करते हैं भाई। हम काउंट किसको करते हैं? काउंट किसको, हम इतिहास किसको याद रखता है? जो जीतता है। जो हारता है उसको याद क्यों रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये अल हजाज का दामाद था, भतीजा था। पहला बात, अल हजाज इराक का गवर्नर था। ओके, अब मोहम्मद बिन कासिम 17 वर्ष के थे जब आक्रमण किए थे भारत पे। इन्होंने विशाल सेना के साथ आया। अब देखेंगे सेना में क्या क्या था भाई। सेना में कहीं कहीं डाटा आपको अलग अलग मिलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, सेना में पूछेगा नहीं ये कितना था, लेकिन आपको याद रखने थोड़ा है। 6000 इराकी घोड़े, क्योंकि आया इराक से तो घोड़े भी होंगे इराकी का, याद करने का कोई मतलब है नहीं। ओके,
6000 ऊँट था। ऊँट सेना मतलब ऊँट पे जो सेना थी वो थे ऊँट सेना। इराकी घोड़े पे मतलब इराक घोड़ा पे जो सेना था। ओके, 3000 था भार वाहक। भार वाहक ऊँट मतलब आप समझ रहे हैं, भार वाहक ऊँट जो जिस पे सामान लदा हुआ था, जो भी तीर कमान जो भी उस समय चलता था वो चीजें, 3000 भार वाहक ऊँट है। अब देखिए उसने इसने जलमार्ग से सामान मंगवाया। जलमार्ग से कौन सा सामान मंगवाया भैया? देखिए इस जलमार्ग से सामान मंगवाया था, उसका नाम था मंजनिक। मंजनिक, बाहुबली मूवी देखा आपने? पत्थर फेंकने वाला मशीन देखा है? तो उस तरह से मशीन था मंजनिक और मैग्नल, ये हथियार चलाने वाले। ठीक है, ये दो हथियार चलाने वाले थे। और एक था नौफथा। नौफथा, था नौफथा। ये दो पत्थर फेंकने वाले मशीनें थे। ये दो पत्थर फेंकने वाले औजार कह लीजिए, या पत्थर फेंकने वाले हथियार कह लीजिए। ठीक है, ये दो चीजें थे। और इसको चलाने के लिए, कहने का मतलब इसको चलाने के लिए, एक पे चलाने के लिए 500 लोगों की जरूरत थी और इनकी संख्या 5 थी। तो सोच लीजिए कि 2500, 2500 मतलब 2500 लोग तो भाई इसी को चला रहे हैं। 2500 लोग तो ये दो मशीन को चलाने में लगे हैं। सोच लीजिए कितना सेना के साथ आया था ये अपना। तो इतना सेना के साथ आया था। मंजनिक और मैग्नल ये सब नामक यंत्र लेके आया था, नौपथा नामक यंत्र लेके आया था और आक्रमण करने है। ठीक है, बात यहाँ पे ये हुआ। अब देखिए मैप हम फिर से लेते हैं और हम थोड़ा सा यहाँ पर से हटेंगे और फिर से मैप लेंगे, तो आपको फिर मैं फिर से बता पाऊंगा कि इन्होंने कैसे कैसे आया और किस तरह से जीता। उसके बाद फिर हम डिटेल चर्चा करेंगे। ओके, चलिए फिर से मैं सेम मैप लूंगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में ना आए, इतना ही बड़ा टॉपिक ना है ये। चलिए इसको मैं इधर कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा था क्योंकि मुझे तो अभी इजिप्ट तो जाना नहीं है भाई। ठीक है, इजिप्ट तो जाना नहीं। देखिए इराक में अल हजाज गवर्नर, इसका भतीजा भाई यहाँ से भेजा गया। कहाँ से भेजेगा? यहाँ से। चलिए ठीक है, यहाँ से भेजेगा मोहम्मद बिन कासिम। आ रहा है मोहम्मद बिन कासिम, MBK। ठीक है, हम भी के रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यू भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भाई, मैंने बताया था कि मकरान को जीत चुका था। मैंने अभी बताया था आपको, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि 705 AD में इब्न अल हरी बहीत के नेतृत्व में इन्होंने मकरान तक जीत चुका था। अरब लोग मकरान तक पहुंच चुके थे। तो जब अरब लोग मकरान, देखिए सिंध है, इस एरिया को हम सिंध बोलेंगे। इस एरिया को अभी एग्जैक्ट मैं नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन सिंध समझिए, ये सिंध है, ये मकरान है भाई। सिस्तान तो पहले जीत लिया था, अब मकरान तक जीत चुका है। तो भाई जब मकरान में आता है तो मकरान में मिलता भैया मोहम्मद हारून। कौन मिलता है? मोहम्मद हारून। ये पहले वहां पे रह रहा था, वहां पे राज कर रहा था, अरबी था। तो जब मोहम्मद बिन कासिम आता है, बताता है कि हमें आक्रमण करना है सिंध पे, तो ये सपोर्ट करता है। सपोर्ट करेगा भाई, अपना आदमी है तो सपोर्ट करेगा। तो मोहम्मद बिन कासिम प्लस मोहम्मद हारून का सेना और मजबूत। ठीक है, आगे बढ़ता है सिंध की ओर। ओके, सिंध की ओर बढ़ता है आगे भाई। तो सिंध जब बढ़ता है, ये देखिए जीतना स्टार्ट करेगा। पहले देवल जीतेगा, निरुन जीतेगा, सेहवान जीतेगा, रावर जीतेगा, ब्रह्मनाबाद जीतेगा, अरोर जीतेगा, सिक्का जीतेगा, मुल्तान जीतेगा। सिंध के अंदर पूरा इतने एरिया को जीत लेता है। ये बात हुआ। ओके, अब देखिए भाई ये सब चीजें तो जीत लेता, हम देखें एक एक करके कि इसने देवल में जीता, क्या देवल का खासियत है, जीता तो वहां से हमारा क्या महत्वपूर्ण जी के याद आ सकता है, तो उसको चर्चा करेंगे हम। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन्होंने सिंध के अंदर इतना जीता। सिंध के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देवल, निरून, सेवान, रावर, ब्रह्मनाबाद, आरोर, सिक्का, मुल्तान, इतनी चीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलेंगे आगे। अब हम आगे चलेंगे और हम देखिए मैप आप समझ चुके होंगे। मैप तो बहुत मैंने बता दिया, इतना बहुत कुछ काफी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, ज्यादा ज्योग्राफी तो पढ़ नहीं रहे हैं। और तो ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं हम आगे और हम देखेंगे एक एक करके। हम थोड़ा सा सिंध का अगर मैप बनाएंगे तो अगर साइड में तो देख लेते हैं, बना लेते हैं मैप, और उसके बाद हम देख लेते हैं सारे देवल को, नीरून को, सेवान को, राबर को, ब्रह्मनाबाद को, आरोर को, मुल्तान को, सिक्का को जीतता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसका सफलता का क्या कारण है, आखिरकार सफल कैसे हो गया भाई, सब कुछ देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड की ओर और हम आ जाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे होंगे, आपको लग रहा होगा हम दिखाई दे रहे होंगे। चलिए
तो सबसे पहले जीता भैया किसको, ऊपर से हम बनाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले जीता भैया देवल को, देवल या देवल भी रहता है, दाभोल रहता है कहीं, ठीक है, देवल दाभोल अलग अलग नाम रहता है तो देखिए वही दाभोल जहां से, जिस बंदरगाह से डाकू ने लूटा था, तो पहले तो उसी को दबोचेगा, कंफर्म है। यहां पर 3 दिन तक कत्लेआम किया, बहुत नरसंहार हुआ, जितना लोग मिला, चाहे बूढ़ा रहे, बच्चा रहे, महिला रहे, सबको कत्लेआम मतलब मर्डर किया गया 3 दिन तक कंटिन्यू। फिर जो लोग थे बोला भाई तुम मुस्लिम धर्म को अपनाओ, इस्लाम धर्म को अपनाओ, अगर तुम इस्लाम धर्म को नहीं अपनाते हो तो तुम्हारा मर्डर कर दिया जाएगा, अदरवाइज मर्डर तो होगा भी, साथ में फिर क्या किया गया भाई कि यहीं पर, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछता है, प्रथम बार जजिया कर, भारत में पहली बार जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में प्रथम बार जजिया कर लगाया गया, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जजिया कर क्या था, तो जजिया कर जो गैर मुस्लिम थे, जो नन मुस्लिम थे, उनको देना पड़ता था, किसके लिए, कि हम आपका संरक्षण करेंगे, हम आपको बचा कर रखेंगे, आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आपको देना पड़ेगा जजिया कर। ओके, जो मुस्लिम थे उनसे जजिया कर नहीं लिया था, उनके उनके जगह पे था जकात था, ठीक है, वो हम चर्चा करेंगे बाद में। फिर आगे हम बाद में देखते हैं कि अकबर जजिया कर को हटाता है, हम बात करेंगे औरंगजेब जजिया कर को लगाता है, औरंगजेब के बाद फिर हम देखते हैं बहादुर शाह प्रथम आते हैं, वो भी जजिया कर को हटाते हैं, उसके बाद जहादर शाह आते हैं, वो भी जजिया कर को हटाते हैं, हम देखेंगे सब चीजों के बारे में। तो पहली बार जजिया कर द्वारा लगाया गया भारत में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ये पहला जीके आपके लिए। और सबसे पहले बार भारत पे आक्रमण करने वाला भी अरबी की बात करेंगे सक्सेसफुल की, तो मोहम्मद बिन कासिम रहेगा ऑप्शन में। अगर ये आप जो मैंने बताया 634, 644, 659, 705, ये अगर ऑप्शन में नहीं है तब आराम से आप मोहम्मद बिन कासिम को मारिए, और ज्यादातर ऑप्शन में नहीं रहता, मोहम्मद बिन कासिम ही रहता है, तो उसी को मारा करिए, ये ध्यान रखिए, ठीक है। पहली बार जजिया कर मोहम्मद, मैं लिख देता हूँ एम बी के, ओके, शॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं, एम बी के द्वारा लगाया, कहाँ लगाया गया भैया, दाभोल में, तो भारत में भी कर सकते हैं, सिंध पे तो डायरेक्टली सिंध भारत में था, तो पहली बार जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और देवल दाभोल को जीतने के क्रम में, ओके। इसके बाद आगे बढ़ेगा तो निरून बढ़ेगा, कहाँ पहुंचेगा, निरून। देखिए निरून पूछता है, देखिए निरून में पहला बात कि भाई बौद्ध था, कौन था, कौन सा धर्म रख के रह रहे थे लोग, बौद्ध, बौद्ध मतानुयायी, ये दाहिर से अलग चिड़े रहते थे, दाहिर था हिंदू शासक, और दाहिर हिंदू शासक था तो बौद्ध पे ध्यान देता नहीं था, तो बौद्ध मतानुयायी पहले से चिड़े थे, तो ये तो आराम से कहने का मतलब, यहाँ पे पहले यहाँ पे शासक था उनका नाम था जय हिंद, तो जय हिंद भाग जाता डर से यार, और ये बौद्ध मतानुयायी थे, ये भी सपोर्ट करते हैं, तो ये आसानी से नीरून को जीत लेता है। ये कौन सा जगह है, नीरून, 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 ये सब यार नाम रखेगा, देवल, पहला देवल, दूसरा नीरून। अब तीसरा, भैया तीसरा कौन था, तो अगर तीसरा की बात करते हैं तो तीसरा है भाई सेहवान, क्या भाई, सेहवान, सेहवान। अच्छा सेहवान में कौन था, तो सेहवान में दाहिर का भाई, ये लिख लीजिए, दाहिर का भाई, ओके। सेहवान में दाहिर का भाई था, उसका नाम था बजहरा, क्या नाम था भाई, बजहरा, ओके। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, परेशान ना होइए, ठीक है। तो इसका सेहवान में दाहिर का भाई बजहरा था, जिसको पता चला कि भाई मोहम्मद बिन कासिम आ रहे थे, डिफेंस भी नहीं किया, ये भाग गया, ये भाई आक्रमण को, जो आक्रमण हो रहा था इसको यार, इसने डिफेंस भी नहीं किया, ये क्या डायरेक्टली यहाँ से भाग गया, भागा कहाँ, तो बुधिया के जाट के यहाँ, ये बुधिया मतलब अगर बात करेंगे तो एक तरह से समझिए कि एक तरह से उस समय का कबीला हो गया, तो बुधिया के जाट थे, उनके यहाँ जाके छिप गया, बुधिया के जाट के यहाँ छिप गया, और जो छिपा हुआ जगह का नाम था शीशम। तो भाई जब पता चला कि ये शीशम में छिपा हुआ, तो शीशम को भी लूट लिया, शीशम में भी भाई मार काट कर दिया, मोहम्मद बिन कासिम इतना पावरफुल था, इतना चिढ़ा हुआ था कि इसने शीशम को भी लूटा, सेवान तो भाई लुटाई। अब आगे बढ़ेगा भाई रावर की ओर, कहां बढ़ेगा, रावर, ओके। अब बढ़ेगा आगे रावर की ओर, रावर में देखिए भाई दाहिर था, दाहिर कहां बैठा हुआ था, रावर में,
तो दाहिर यहाँ लड़ता है। दाहिर बहुत ही वीरता पूर्वक लड़ता है भाई, ऐसा नहीं कि वीरता पूर्वक लड़ता है। हाँ, हालांकि इसका कमजोरी था बहुत सारा कि डिफेंस सही से नहीं करना था। ये हमेशा जैसे देखिए आक्रमण किससे हो रहा है, आक्रमण हो रहा भैया इधर से, पूरब की ओर आक्रमण हो रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर आक्रमण हो रहा है। ये ध्यान था इधर, इसको ध्यान था हमेशा पश्चिम की ओर, उतना ध्यान नहीं था, ये डिफेंस नहीं रख पाया, इसलिए ये भी हारा। दाहिर से वीरता पूर्वक लड़ते हुए दाहिर वीरता पूर्वक लड़ते हुए दाहिर मारा गया, ठीक है, शहीद हो गया, मारा गया, ठीक है। इसकी जो रानी थी, इसकी पत्नी थी, उसका नाम था, अगर बात करते हैं तो रानी देवी, इसका नाम ही था रानी देवी, ठीक है। इसकी जो रानी थी इसका नाम था रानी देवी। इन्होंने भी यार वीरता पूर्वक लड़ा, लेकिन फिर भी इनका भी बाद में मृत्यु हुआ, ठीक है, इनका ही मृत्यु हो गया। अरे यार मोहम्मद बिन कासिम के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता है, वो पावरफुल है, उसके पास धार्मिक उन्माद है, उसको इस्लाम धर्म का प्रचार करने का इतना उसके अंदर धार्मिक उन्माद था, उसका मत पूछिए, ठीक है। जैसा कि आप देखते होंगे आज के आतंकवादी लोग इतना ज्यादा उनके पास धार्मिक उन्माद रहता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। अब थे आगे ब्राह्मणावाद। ब्राह्मणावाद, ये नाम है ब्राह्मणावाद, ओके। देखिए ब्राह्मणावाद में बात, ब्राह्मणावाद पूछता है तो यहाँ पे दाहिर के पुत्र था जयसिंह। जय हिंदू दल अलग है, जय सिंह अलग है, ये भाई दाहिर का पुत्र है, क्या भाई दाहिर का पुत्र है, ओके। ये दाहिर का पुत्र है। अब क्या करता है भाई कि ये जब लास्ट में ये क्या करता है कि इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेता है, ये डर के मारे क्या करता है भाई, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। दाहिर का पुत्र, सोच लीजिए, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, ओके। और यहाँ पर भी एक पत्नी थी लाडो देवी, ये भी लड़ती है, लाडो देवी किसकी पत्नी है, दाहिर की। दाहिर की एक पत्नी यहाँ रह रही है, दाहिर की एक पत्नी यहाँ रह रही है, ठीक है, बड़ा प्रांत था, आपको पता है। तो लाडो देवी लड़ती है, ये भी अरे कितना, कोई टिक ही नहीं पाएगा, बात खत्म, ठीक है। तो ब्राह्मणाबाद में इसका पुत्र इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, लाडो देवी के नेतृत्व में युद्ध हुआ। अब देखिए सूर्यमल, इसकी दो बेटियां थी, सूर्यमल, ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है, ये दो नाम याद रखना पड़ेगा, सूर्यमल और परिमल। ये दोनों दाहिर की पुत्रियां, ये सूर्यमल और परिमल देवी, सूर्यमल देवी और परिमल देवी कहेंगे, सूर्य देवी मिलता है और परिमल देवी मिलता है। ये दोनों दाहिर की पुत्रियां थी, दाहिर की बेटियां थी, ये दोनों ब्राह्मणाबाद में थी। तो मोहम्मद बिन कासिम ये दोनों को खलीफा के लिए भेज देता, खलीफा को गिफ्ट के तौर पे भेज देता है, ठीक है, उस समय का ऐसा था। तो खलीफा के सेवा में गिफ्ट के लिए भेज देता है, ठीक है, यहाँ बात हो गया, ओके, ब्राह्मणाबाद से। अब आगे चलेंगे हम तो आरोर, ये देखिए ऊपर में था थोड़ा सा, ठीक है, आरोर, ओके, आरोर। आरोर था, देखिए पहला बात आरोर के बारे में बात करें तो आरोर था पहला बात राजधानी, कहाँ की राजधानी भाई, सिंध की राजधानी, सिंध की राजधानी था आरोर। तो आरोर राजधानी था, यहाँ भी जीत लिया, बात खत्म। सिक्का ना, फिर एक जगह सिक्का था, इसको भी आसानी जीत लिया, यहाँ पे ज्यादा डिफेंस नहीं कर पाए। मैंने बोला कि जब मेन राजा ही चला गया भाई तो कोई थोड़ी टिकेगा। अब लास्ट में पहुंचेगा भैया मुल्तान की ओर। मैं इधर थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं तो आपको अच्छे दिखाई पड़े, ओके, चलिए चलिए, अच्छा हो गया क्योंकि यहाँ पे मेरा लोगो आ रहा होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये है मुल्तान, ये मुल्तान, ठीक है, मुल्तान था, अभी भी पाकिस्तान में है। मुल्तान में जब आया तो मुल्तान में इसको इतना सोना मिला, इतना सोना मिला कि मोहम्मद बिन कासिम ने बोल दिया कि भाई ये स्वर्ण नगरी है। ये कब जीता, 713 एडी में। 712 से आक्रमण कर रहा भैया, एक साल तक आक्रमण कर रहा है, और 713 एडी में स्वर्ण नगरी मुल्तान को जीत लिया, उसका नाम धर दिया स्वर्ण नगरी। और मुल्तान को जीतने के बाद खलीफा इसको वापस बुला लेता है। क्यों बुला लेता है, क्या कारण है, ये भी चीजें हैं, बहुत सारा चीजें हैं। पहला बात है, देख लीजिए, पहला बात, मोहम्मद खलीफा मिस्र में था, तो जब इतना अच्छा जीत रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है, तो भाई क्यों बुला लिया इसको मुल्तान से, और बुला के मार देता है। पहला बात, इसको बुलाने के बाद खलीफा मार देता है। तो दो कारण आपको इतिहास में मिलता है। पहला अगर हम बात करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के पीछे दो कारण क्या है, तो उस समय खलीफा कौन थे, वाहिद और वाजिद। जब अल हजाज ने दो स्थल मार्ग और जलमार्ग से हमला किया था तो खलीफा थे वाहिद और वाजिद, वो अल हजाज के साथ करीबी था। देखिए ऐसे ही थोड़ी ना आक्रमण करने के लिए तुरंत दे देगा परमिशन, लेकिन अब खलीफा चेंज हो गया, वाहिद जो खलीफा थे वो चेंज हो गए, मैं लिख देता हूँ, वाहिद खलीफा चेंज हो गए। इसके बाद आया सुलेमान, और सुलेमान से अल हजाज का संबंध सही नहीं था भाई, देख लो, सुलेमान से जो मोहम्मद बिन कासिम के चचा थे, या बात करें ससुर, ये दामाद, ये उसका दामाद था।
तो सुलेमान से संबंध अच्छे नहीं थे। सुलेमान जो खलीफा था तो उसको लगा कि भाई ये इतना जो मोहम्मद बिन कासिम इतना आगे बढ़ रहा है और हजाज भी आगे बढ़ रहा है, अगर हम ज्यादा देते हैं, मतलब कहने का मतलब चुगली किया गया, कुछ भी किया होगा, ऐसा इतिहासकार बोलते हैं। तो उसको बुला लिया, बुलाने के बाद क्या कर दिया भाई, मार दिया मोहम्मद बिन कासिम को, पहला। दूसरा कहीं कहीं आपको मिलता है किताब में, जो सूरजमल और परिमल को भेजा था ना, ये दोनों खेल गई। ये सूरजमल और परिमल ये दोनों बहनें को खलीफा के पास भेजा गया, तो ये दोनों बहनें ने बोला कि आपके पास मुझे गिफ्ट में भेजा गया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है। मेरे साथ आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया कि मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया है। सूरजमल और परिमल ने, सॉरी, सूरजमल और परिमल ने बोला कि मोहम्मद बिन कासिम आपके पास मुझे भेजा गया, लेकिन मेरे साथ गलत व्यवहार करके भेजा गया। ये ये वहां के खलीफा को पसंद नहीं आया, ऐसा बोला था। वहां के खलीफा को ये पसंद नहीं आया और उसने मोहम्मद बिन कासिम को तुरंत मुल्तान से बुलाया और ऐसा बोला जाता है कि पूरा खाल उधड़ा के भुस्सा भरवा दिया, इस तरह से। तो ये भी दो चीजें हैं कि सूरजमल और परिमल की चालाकी काम आई। सूरजमल और परिमल ने ठाना था कि जिसने मेरे पिताजी का हत्या किया है, जिसने मेरे पिताजी का जान लिया है, मैं उससे बदला लूंगा, और उसने बदला ले लिया, सूरजमल परिमल। तो सूरजमल परिमल जब बदला ले लेती है, उसके बाद बोलती है कि मेरे जो इल्जाम मैंने लगाया था मोहम्मद बिन कासिम पर, वो मैंने गलत लगाया था, मैंने बदला लेने के लिए लगाया था। अब खलीफा को और गुस्सा, खलीफा ने सूरजमल और परिमल दोनों को घोड़ा में बंधवा के घिंचवा दिया, तो इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये तो गलत मूर्खतापूर्ण काम की। ठीक है, पहले अच्छा काम की, फिर मूर्खतापूर्ण काम की। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। सबने हमने पढ़ लिया सीरीज वाइज, पहले देवल पर, नीरून पर, फिर उसके बाद सेहवान पे, रावर, ब्राह्मणाबाद, आरोर, मुल्तान। ठीक है, सिक्का। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे शीशम पर भी। ओके, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, सीरीज वाइज आपका याद हो गया। ठीक है, इधर से इधर, मतलब कहने का मतलब है कि पश्चिम से लेके पूरब तक के सारे आपको याद होगा। अगर मैप हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, ऐसे देखिए, सेवान, रावर, ब्रह्म, सॉरी सॉरी, देख लीजिए, सेवान, रावर, ब्रह्मणाबाद, मुल्तान, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैप हमारा सिंध का बनता है, तो ऐसे देखते। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत, यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया, जो फैक्ट था हमने पढ़ लिया। 712 में एडी में आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। बहुत सारे बुक में आपको मिलेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, थोड़ा सा मिलता है, 2-4 पॉइंट, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाई अरब आक्रमण के सफल का कारण क्या हुआ, क्योंकि आपको लिखने का अगर आएगा तो पूछेगा, बताओ अरब आक्रमण के सफलता के पीछे क्या राज है। अरब आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, उसके पीछे सफलता का क्या राज है। कॉजेज जो मैंने लिखा, सफलता के कारण, कॉजेज ऑफ अरब आक्रमण, कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ अरब इन्वेजन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अरब इन्वेजन। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश लिखेंगे नहीं। तो पहला बात कि दाहिर था भाई अलोकप्रिय, अपने ही एरिया में दाहिर को लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि पहला बात तो बौद्ध मनु, आपने देखा कि बौद्ध ने सपोर्ट कर दिया। अब देखेंगे मुल्तान में जब आक्रमण कर रहा था ना, जब मुल्तान में जब ये आक्रमण कर रहा था, तो वहां पर जो ब्राह्मण था, वहां पे जो ब्राह्मण लोग थे ना, तो उन्होंने क्या किया ना भाई, बता दिया, उन्होंने बता दिया कि जो मुल्तान का जो पानी है, पहला बात तो मुल्तान में बहुत ज्यादा विरोध हुआ था हमारे मोहम्मद बिन कासिम का, मैंने नहीं बताया। तो मोहम्मद बिन कासिम का बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तो भाई बोला कि यहाँ के लोगों को सुधारे कैसे, विरोध तो बहुत ज्यादा कर रहा है। तो किसी लोगों ने बता दिया कि देखिए भाई, मुल्तान का यहाँ पे पानी जाता है, अगर इसको रोक दीजिएगा आप, तो मुल्तान के लोग परेशान हो जाएंगे। तो देखिए, पहला बात ये भी चीज है कि अपने ही लोग आपको धोखा दे रहा है, तो बता दिया, पानी का जो आपूर्ति था वो बता दिया गया, तो उससे क्या हुआ कि वहां पर जो आक्रमण था, वहां के लोग परेशान होंगे, फिर अंतिम में वहां के लोग को फिर हार मानना पड़ा। पहला बात, दाहिर की अलोकप्रियता, दाहिर, तो पॉइंट वाइज अगर लिखेगा, दाहिर अपने ही क्षेत्र में अलोकप्रिय था, उसका उतना लोगों से बनता नहीं था। जैसे कि आप एग्जाम्पल में लिखे है कि बौद्ध मत अनुयायी द्वारा दाहिर को पसंद नहीं करते थे, इस तरह से नीरून में बौद्ध मत अनुयायी के द्वारा ही दाहिर को तुरंत वहां पे तुरंत आक्रमण कर लेगा। बौद्ध मत ने बोला कि भाई यहाँ आक्रमण करो, ऐसा बोला था। ठीक है, तो दाहिर की अलोकप्रियता, वहां के जितने भी दाहिर के अंदर में जितने भी गवर्नर थे, वो खुद में स्वतंत्र थे, अलग, खुद में अलग, सेमी, और पूरा तो नहीं थे, लेकिन सेमी इंडिपेंडेंट थे भाई, खुद कुछ ना कुछ काम अपने मन से करते थे। ठीक है, तो ज्यादा कहने का मतलब इनके बीच में यूनिटी नहीं था, एकता नहीं था, एकता तो हमारे देश में पहले से नहीं रहा। ठीक है, अब दाहिर उतना जिम्मेदारी नहीं कैसे, जैसे कि दाहिर जिम्मेदारी कैसे नहीं लेता था,
इसके पीछे कारण है कि दाहिर जिम्मेदारी इसलिए नहीं लेता था कि देखिए मैंने बताया कि जब यह आक्रमण हो रहा था भाई, तो ये अपना पीछे का ध्यान दे रहा, आगे का डिफेंस ही नहीं कर पा रहा, चाहे तो दाहिर जी जाता है, इसके पास भी अच्छा खासा सेना था। तो ये पहला बात दाहिर ने अपने सही से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं किया ओके, इसलिए लोग इसको नापसंद भी करते थे। सेकंड काम, जो सिंध था ये सबसे अलग था। देखिए ये पूरे भारत को अपने आप से अलग रखता था, भारत से अपने आप को। उस समय बहुत सारे ऐसे गुर्जर प्रतिहार वंश भी थे जो बहुत ही पावरफुल थे, अगर उसका सपोर्ट मिल जाता है इनको तो ये आराम से जी जाते, लेकिन उनसे ये हमेशा दूरी बनाए रहता था। तो ये बोल सकते हैं जो सिंध है, आइसोलेशन ऑफ सिंध, आइसोलेशन मतलब समझ सकते हैं कि सबसे दूरी बना कर रखना, सिंध अपने आप में अलग रहना, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ सिंध फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो सिंध सबसे अलग था, मतलब सारे से अलग रहता था, ठीक है। धोखा आपने देख ही लिया कि ब्राह्मणों द्वारा धोखा मिला इनको, मुल्तान में नीरून में बौद्ध मतवानों द्वारा धोखा मिला, ये भी सफलता का कारण है। अब देखिए, अब जो इस्लाम धर्म के थे, हमने देखा कि इस्लाम धर्म का जो प्रचार प्रसार हमने देखा था कि इस्लाम धर्म का जो प्रचार हो रहा था, हम बात करेंगे मोहम्मद साहब के समय भी ना, तो तलवार के दम पे भी हो रहा था भाई, क्योंकि इस पे 3 बार आक्रमण किया गया था कुरैश कबीला के जो इनके इनके चाचा के जो बेटे थे, जो जो जब गद्दी पे बैठा था, तो उसके द्वारा 3 बार आक्रमण किया गया था हमारे मोहम्मद साहब पे, लेकिन फिर भी मोहम्मद साहब ने तलवार के दम पे वो तीनों युद्ध में जीते और इस्लाम धर्म का प्रचार करने से उनको कोई नहीं रोक सका। तो शुरू से ही इस्लाम धर्म में तलवार के दम पे जीता जा रहा था, और धार्मिक उन्माद इतना था कि धर्म अपना इस्लाम धर्म का प्रचार करना इतना इनके अंदर में था कि ये भी एक तरह से एनर्जी इनके अंदर में देता था। तो ये भी जितने भी अरब ने आक्रमण किया, तुर्कियों ने आक्रमण किया, तो ये मुस्लिम धर्म का प्रचार करने के लिए किया। ये भी सफलता के पीछे कारण था कि इनके पास बहुत ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी था, ठीक है, समझ रहे हो बात को। सेकंड, मजबूत सैनिक था भाई, मजबूत सैनिक था, तो मजबूत सैनिक तो था ही, बहुत ज्यादा पावरफुल सैनिक था। अरब के पास बहुत ज्यादा उस समय की डेवलप चीजें थी, जो भी आपने देखा कि मैगलन जल द्वारा वो जो मंजानिक लाया था जिससे पत्थर फेंकाता था, ये भी मजबूत सैनिक का उदाहरण है। बहुत सारे सैनिकों के साथ भी आया था, और वो सैनिक और वो जो घोड़े थे, अरबी घोड़े थे, ये सब बहुत ज्यादा अरबी ऊँट थे, उनके पास ज्यादा ईरानी घोड़े थे, ये सब ज्यादा कैलिबर भी थे, इनके पास ज्यादा क्षमता भी था भारतीय घोड़ों के साथ। और पूरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लिया दाहिर ने साथ में सही से दाहिर ने उतना अच्छा से अपने आप को तैयार भी नहीं था कि आक्रमण होने वाला है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आप इतना लाइन लिख सकते हैं, 10-20 लाइन यहाँ से लिखा जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं, ओके। अरब सफलता के कारण है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रभाव क्या हुआ, ये बहुत ही ज्यादा सवाल पूछता है भाई। देखो प्रभाव कि जो अरब का जो आक्रमण हुआ, अरब पर जो हमारे ऊपर जो अरब का जो सिंध पे आक्रमण हुआ, इसका क्या प्रभाव तो पड़ेगा भाई, वहां के लोग रहने लगे अरब के लोग, तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। पहला कि जब अरब पर आक्रमण हुआ तो हम बात करेंगे जलमार्ग के माध्यम से, जलमार्ग का उसमें देखिए, उसमें जो भी रह रहे थे उतना उन्होंने जलमार्ग का यूज किया ही नहीं था। जब अरब साथ आक्रमण हुआ तो अरब से अब लोग आने लगे, अरब से लोग सिंध पे आने लगे, तो जलमार्ग का इस्तेमाल करके आने लगे, लैंड मार्ग का इस्तेमाल करने लगे। तो इस तरह से जलमार्ग का भी थोड़ा बढ़ा, तो हमारे भारत के लोग भी जलमार्ग से अरब की ओर व्यापार करने लगे, तो जलमार्ग के माध्यम से व्यापार हुआ अफ्रीका में, यूरोप में, इस तरह से चारों तरफ व्यापार। अफ्रीका यूरोप की बात करें, चारों तरफ जलमार्ग के माध्यम से अफ्रीका अफ्रीका में तो बात करेंगे, ये अफ्रीका और यूरोप में व्यापार होने लगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है, ओके। और एशिया के जो भी और भी एशिया के कुछ भाग थे जहां पर भारत नहीं कर रहा था व्यापार, वहां पे भी व्यापार होने लगा इसके बाद से, ठीक है, आक्रमण से। अब बात करेंगे तो सिंध के क्षेत्र में ऊँट पालना ये सब भी, क्योंकि देखिए उन लोग ऊँट पालता था, उन लोग रेगिस्तान में रहते थे, जब इन लोग सिंध में आए तो सिंध में भी इन्होंने अपना कल्चर को छोड़ा, यहाँ के लोग भी ऊँट को पालने लगे, ऊँट को रखने लगे, साथ में खजूर की खेती, जो खजूर आप देखते हैं ये हमारा नहीं है, ये खजूर अरब का देन है, ठीक है, खजूर की खेती ये सब अरब की देन है भाई, खजूर की खेती। अरबी घोड़े कहाँ से आएंगे, जब अभी तक मुस्लिम कोई आया नहीं था, अरबी घोड़े आए कहाँ से, यहीं से आए। इस्लाम धर्म हमारे यहाँ कहाँ से आया, पहले हमारे यहाँ इस्लाम धर्म था नहीं था, यहीं से आए। हमने देखा था कुछ लोग उस समय बात करेंगे इस्लाम धर्म जब स्थापना हो रहा था उसके बाद की बात करें तो कुछ कुछ था, लेकिन स्टार्टिंग से मुस्लिम मिडावल हिस्ट्री में हम क्यों पढ़ते हैं मुस्लिम के बारे में, क्योंकि यहाँ के बाद पूरे मुस्लिम ही आक्रमण है,
और मुस्लिम लोग ही हमारे भारत के अंदर राज किए। तो मुस्लिम जो धर्म, सॉरी इस्लाम जो धर्म है, जो मुस्लिम आज देख रहे हैं भारत के अंदर, वो कहीं ना कहीं यहाँ से आए हैं। तो अरबी घोड़े यहाँ से आए भाई, ये दो चीज हो गया। दिरहम नामक सिक्का चलाया था सिंध की तरफ, ठीक है। दिरहम जो सिक्का चलाया था उसका नाम था दिरहम नामक सिक्का। ये भी प्रभाव है कि दिरहम नामक सिक्का सिंध में चलाया गया, ये भी इसका ही प्रभाव, ठीक है। अगर बात करेंगे हम गणित की, तो देखिए गणित के क्षेत्र में क्या हुआ, भारत में उसमें गणित था। भारत में देखते हैं कि आर्यभट्ट जीरो का खोज, या आप देखते हैं दशमलव प्रणाली, सब भारत में चल रहा था। तो भारत का वर्गमूल, घनमूल, ओके, वर्गमूल, घनमूल, दशमलव प्रणाली, देखिए ये सब चीजों को बोला जाता था हिंदसा, क्योंकि भारत का था तो इसका नाम क्या था भाई, हिंदसा। इसको बोला जाता था हिंदसा, ओके। देखिए तो इसको बोला जाता था हिंदसा। तो ऐसा है कि वर्गमूल, घनमूल, दशमलव प्रणाली ये भारत से चारों तरफ फैला, ये ध्यान रखिए भारत में ही था। तो अल ख्वारिज्मी, देखिए नाम देखिए, खवा, ये खा है, ख्वारिज्मी, अल ख्वारिज्मी गणितज्ञ अरब का था। ये कहाँ का था भाई, तो ये अरबी गणितज्ञ था। इन्होंने वर्गमूल, घनमूल, दशमलव प्रणाली को भारत में आया, इसको वर्गमूल और घनमूल और दशमलव प्रणाली को लिया, इसको अरब में फैलाया, पूरे अरब में, ओके। अल ख्वारिज्मी नामक अरबी गणितज्ञ ने भारतीय गणित को अरब में फैलाया। यहाँ तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद बात करेंगे, तो अब अरब से एवेलार या एवलार्ड लिखा रहता कहीं पे, एवेलार या एवलार्ड, दोनों एक ही नाम है, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता। तो एवेलार्ड है जो इसने यूरोप में फैला दिया, ये अरब से यूरोप में। तो लाल बहादुर शास्त्री बोला करते थे कि जो भारतीय गणित है, भारतीय गणित जो आप देख रहे हैं पूरे विश्व में भारत के द्वारा ही फैलाया गया है, अरब के द्वारा पूरे अरब प्रायद्वीप में, फिरका में, और उसके बाद वहां से एबेलार्ड द्वारा पूरे यूरोप में फैलाया गया हमारे भारतीय गणित को, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक कि नहीं होगा। हम बात करेंगे मानसून शब्द, तो भैया ये मानसून शब्द भी हमारा कहां से आया है, ये मानसून शब्द आया है हमारे अरब से। भारत जो आज हम यूज करते हैं मानसून शब्द, ये भारत का शब्द नहीं है, ये अरब का शब्द है। ये मानसून शब्द भी अरबों की देन है, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हम बात करें तो 9वीं शताब्दी की बात है, ठीक है, 9th सेंचुरी की बात है, ओके। हम अभी बात करें तो 8वीं शताब्दी की बात करें, 712 ईस्वी 8वीं शताब्दी थी। अभी 9वीं शताब्दी में ये सब मैथ का जो प्रचलन हुआ है, कुछ लोग रहने, जब अरब के लोग रहने लगे तभी तो फैलेगा ना, अचानक तो नहीं फैलेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं कुछ पुस्तक देखेंगे, जो कुछ पुस्तकों का अनुवाद किया गया है अरबियों द्वारा, उसकी चर्चा हम करेंगे, ओके। चलिए, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा हट जाता हूँ क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा इधर बहुत सारा चीज, ओके। देख लीजिए, मानसून शब्द तो मेरा क्लियर हो गया। अब देखिए थोड़ा कुछ पुस्तक की देखते हैं, बात करते हैं कुछ पुस्तक, जो भारतीय पुस्तक थे उसका अनुवाद किया गया अरबी में। क्यों किया गया, क्योंकि इनको लेना था यहाँ से ज्ञान। तो उसमें जो सबसे फेमस किताब था पंचतंत्र, जिसमें नैतिक कहानियां थी। पंचतंत्र की बात जानते होंगे, किसकी रचना किसने किया भैया, विष्णु शर्मा। यहाँ से एक जीके, पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा द्वारा, और विष्णु शर्मा ने लिखा भैया कब, तो गुप्त समय के द्वारा, गुप्त काल के समय के द्वारा, ठीक है। हमने गुप्त नहीं पढ़ा है, एंसेस्टी में मैंने छोड़ दिया है, मैं बताऊंगा आगे। तो विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई थी, और ये इस किताब को बोला जाता है ना बाइबल के बाद दुनिया का सबसे दूसरा लोकप्रिय किताब है, बाइबल के बाद। तो बाइबल सबसे लोकप्रिय किताब था उस समय की बात करेंगे। गुप्त काल की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं गुप्त काल 200-300 ईस्वी के डेट में, ठीक है। और हम बात करेंगे बाइबल के, तो ये पहली शताब्दी में लिखा गया है। तो इस तरह से बात हो रही है। तो बाइबल के द्वारा सबसे जो फेमस किताब था पंचतंत्र, जिसमें नैतिक कहानियां होती है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। इस किताब का अरबी भाषा में अनुवाद, किस भाषा में भैया, अरबी भाषा में अनुवाद किनके द्वारा किया गया भैया, तो इनका नाम देख लीजिए, बहुत कठिन है, इब्न अल मुकल्फा, इब्न अल मुकल्फा, ठीक है। तो जब किताब को तो भाई अनुवाद कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया अरबी भाषा में, तो किताब का नाम क्या हो भाई, देखिए किताब का नाम याद रखिए, कलील इदिमना,
कलील ए दिमना। दिमना जहां देखिए ध्यान से, समझ लीजिए पंचतंत्र का कौन सा अनुवाद है भैया? अरबी अनुवाद है। किनके द्वारा किया गया है? तो इब्न अल मुकल्फा द्वारा किया गया है। कंप्लीट। सेकंड किताब है ब्रह्मगुप्त द्वारा। ब्रह्मगुप्त जो एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे उस समय के। ये क्या थे भाई? तो गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। ओके, भारत के अंदर बहुत सारे विद्वान थे, तो ये गणितज्ञ थे। इनका किताब था ब्रह्म सिद्धांत। क्या था भाई? ब्रह्म सिद्धांत। ओके, तो ब्रह्म सिद्धांत का भी कौन सा अनुवाद किया गया भाई? अल फजारी द्वारा। किसने किया भाई? अल फजारी थे, इनके द्वारा अनुवाद किया गया। और इस किताब का नाम रखा गया सिंध हिंद। देखिए, सिंध हिंद किताब का सिंपल नाम है। तो सिंध हिंद के नाम से ब्रह्मगुप्त किताब ब्रह्म सिद्धांत की रचना की गई, जो कि कौन से भाषा में? अरबी में। चलिए ठीक है, अरबी में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक कि सबको क्लियर हो गया होगा। मैं अब आगे चलता हूँ। चरक संहिता का भी अनुवाद किया गया, जो कनिष्क के द्वारा लिखा गया था। तो सब कुछ याद नहीं रखना, जो फेमस चीजें हैं उनको याद रखना, ठीक है? यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होगा। हम चलते हैं अब आगे। अब थोड़ा सा हम आगे देखेंगे भाई की और भी क्या क्या चीजें इनका प्रभाव पड़ा है, इस चीज के बारे में थोड़ा सा हम आगे जानेंगे। ओके, चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। अब देखिए मैं लिखता हूँ। अब देखिए, उस समय जो खलीफा थे एक मोहम्मद हारून नाम का, ठीक है? वो मोहम्मद हारून का अपना मत याद रखिएगा नाम, ठीक है? मोहम्मद हारून एक खलीफा थे, ठीक है? डेट की बात आप देख लीजिएगा, डेट को कोई महत्वपूर्ण है नहीं यहाँ पे। तो मोहम्मद हारून खलीफा थे, ये विद्वानों का संरक्षक थे। क्या भाई? तो ये विद्वान जो लोग थे ना, उनको बहुत बड़ा संरक्षक थे, विद्वानों के संरक्षक थे, ठीक है? ये पहला बात। ये विद्वान को बहुत ही ज्यादा संरक्षण प्रदान किए। तो इन्होंने भारत के जो बहुत सारे विद्वान थे उनको बुलाया अरब में, बोला कि आइए, आपका अरब में स्वागत है, आप यहाँ पे रहिए। और बहुत सारा ऊंचा ऊंचा पद भी दिया गया। देखिए, हम बात करें, बर्माका नाम का बौद्ध विद्वान था। बर्माका नाम का, बौद्ध धर्म से संबंधित था ये, बर्माका था। इसको भैया बगदाद में, बगदाद के प्रधानमंत्री बना दिया, सोच लीजिए। इतना ये खुश रहता था ना विद्वान लोगों से। तो इनको क्यों बुलाया? कि आएंगे यहाँ अपना ज्ञान का प्रसार करेंगे। तो इतना ध्यान रखिए कि इनको बगदाद का प्रधानमंत्री बना देगा बर्माका को 50 साल तक, ऐसा मिलता है। अब बताइए सब कहाँ से मिलता है? तो चचनामा किताब है, उसमें सब मिलता है, ठीक है? तो किनके द्वारा 50 वर्ष तक? एक और विद्वान थे, उनका नाम था धन, नाम ही है धन। इसको बना देगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी। कहाँ का? तो बगदाद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जो आज सीएमओ देखते हैं ना, वही होता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है? तो इसलिए इतना बड़ा बड़ा पद दे रहा है भारतीय विद्वानों को। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये विद्वान का संरक्षक है। और बात करेंगे तो बहुत सारे, मनक नाम का एक था, ठीक है? चिकित्सा था, इसने मोहम्मद हारून का इलाज भी किया था, इलाज किया था मोहम्मद हारून का। ओके, बहुत सारे विद्वानों के बारे में ऐसा मिलता है इतिहास में, जिनको इन्होंने संरक्षण प्रदान किया, मोहम्मद हारून ने। और हमारे मल नाम था, हमारे जो भी सांस्कृतिक चीजें थी, हमारे जो ज्ञान वाले चीजें थी, वो सारे चीजों का प्रचार प्रसार हमारे अरब में बहुत ही खुल के हुआ, ठीक है? सिंदबाद था, ये सब सब नाम है, ठीक है? सब ध्यान रखिएगा बस, और कुछ ऐसा है नहीं। वाजीगर था, वाजीगर। ओके, बाजीगर मूवी मत देखने लगेगा, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, सबको समझ चुके होंगे। अब देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि बस यहाँ से भेजा होगा, कुछ लोग यहाँ भी रहे होंगे। तो अब्बू, देखिए नाम है अब्बू मासिर। अब्बू मासिर नाम का एक विद्वान था। कौन था? कौन सा विद्वान था भाई? तो अरब का था, पहला बात। अब्बू मासिर अरबी विद्वान था, जो बनारस में 10 साल तक रह के, 10 साल तक रह के क्या किया भाई? 10 वर्षों तक ज्योतिष का, पहले बनारस में यही सब का पढ़ाई होता था, ज्योतिष का शिक्षा ग्रहण किया। ज्योतिष का सबका पीटेक मिल जाएगा, परेशान नहीं होना। ओके, चलिए, और भी क्या इम्पैक्ट है, और भी क्या इम्पैक्ट प्रभाव पड़ने चाहिए हमें? तो मंसूरा शहर भी बसाया, मंसूरा नाम का शहर, अल महफूजा, ये सब शहर का नाम है, जो कि अरबों द्वारा ही बसाया गया। देखिए, मंसूरा जो आगे जाके सिंध की राजधानी बनेगी, सिंध की राजधानी बनेगी। ओके, जो पहले राजधानी क्या था? आरोर था, लेकिन बाद में जो राजधानी बनती है मंसूरा, और ये बनाया गया था अरबों द्वारा। किनके द्वारा भाई? अरबों द्वारा सिंध में। और अल महफूजा था तो गुर्जर, उसमें बहुत पावरफुल थे गुर्जर प्रतिहार, हम देखेंगे।
पूर्व मध्यकाल, जब पूर्व मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो गुर्जर प्रतिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो गुर्जर प्रतिहार से रक्षा के लिए अरबों ने सिंध के लिए शहर की स्थापना की थी, शहरों की स्थापना की थी, ठीक है, शहरों की स्थापना। ये अल महफूजा ऐसा बनाया था शहर कि चारों तरफ से पूरा इसको कहने का मतलब दूरीकरण किया गया था कि गुर्जर प्रतिहार आक्रमण न कर पाए। ओके, सुरक्षात्मक नगर बोला था अल महफूजा, महफूज से ध्यान रखे, अल महफूजा मंसूरा। तो हमने जितना भी चीजें, जितना आपको एग्जाम में पूछता नहीं उससे भी ज्यादा मैंने बता दिया, लेकिन आपको सब कुछ पढ़ना है भाई, क्योंकि आपको सबसे अलग लगना। देखिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा 2 मिनट के लिए। पहले अरबी आक्रमण हुआ, पहले 634 में, 44 में, 59 में, 65 में, 705 में, खलीफा उस्मान खलीफा के समय 705 में मकरान तक पहुंच गया था। उसके पहले बात करेंगे तो सिस्तान तो ईरान में पहुंचे गए 644 में। तो 705 में अरब आक्रमण के पहले, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पहले मकरान तक जीत गया था। उसके बाद फिर देखिए वहां के बाद देखिए गवर्नर था यहाँ के अल हजाज, मैंने बताया कि दबोल पर एक लूट लिया गया था इनका, 8 अरबी जहाज जा रहा था, उनको लूट लिया गया था। जब लूट लिया गया भैया तो उसको उसके बाद बोला गया कि वापस करो, नहीं किया वापस तो फिर आक्रमण हुआ। आप देख सकते हैं स्थल मार्ग द्वारा अब्दुल्ला द्वारा और जल मार्ग द्वारा बुलदुल द्वारा। ओके, फिर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा आक्रमण किया, मोहम्मद हारून ने साथ दिया क्योंकि मकरान में था तो सिंध पे आक्रमण किया गया और इतना सेना के साथ आए थे। जब सिंध पे आक्रमण किया तो आप देख सकते हो भैया कि देवल में जीता, कत्लेआम किया, नीरून को जीता, सेहवान को जीता, रावर को जीता, ब्राह्मणाबाद को जीता। सबका क्या महत्वपूर्ण था मैंने सबको बता दिया। स्वर्ण नगरी किसको बोला, सुजमल परिमल कौन थे। ओके, अरब आक्रमण के लिए सफलता का कारण क्या था मैंने सब कुछ बता दिया। ओके, प्रभाव इंपैक्ट जिससे सवाल ज्यादातर आते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि मानसू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो अरबों से। अरबी घोड़े किनके द्वारा लाए गए, तो अरबों द्वारा। ये सब चीजें आपको ध्यान रखिएगा। अब अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और उसमें पढ़ेंगे हम तुर्क आक्रमण, मोहम्मद गजनबी के बारे में, वो जिसने 17 बार आक्रमण किया था भारत पे, उसके बारे में बात करें, उसमें थोड़ा ज्यादा फैक्ट होगा। तो चलिए हम आज की सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने दोस्तों को बताइए कि आपको ये बहुत यहाँ पे अच्छा फ्री कंटेंट मिल रहा है हर चीज़ों का। आपको जो चीज़ आपको पेड कोर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा, पेड कोर्स लीजिएगा तब आपको पढ़ने को मिलेगा, मैं वो आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको देखने में कोई ऐसा तो है नहीं कि हानि होगा, कुछ ऐसा नौटंकी वाला चीज़ है तो नहीं, ठीक है। चलिए, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।